जी, अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, दो बातें कह दें। अच्छा बिस्मा क्यों अच्छी नहीं लग रही आपको? राना साहब आप इतने दिनों बाद आए हैं देख लें फिर। किधर थे आप? अब्दुल मोइस कल आप भी क्लास में नहीं थे। आग बुझा रहे थे, किधर आग लग गई थी? बिस्मा, उसका क्या हल निकाला जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम अमार। जी सनिया। जी बिस्मा, पहले हम बेटे पास पेपर से पार्टनरशिप का टॉपिक खत्म करेंगे तो फिर हम पास पेपर्स करेंगे ना। पिछले वाले जो हमने किए थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो वो तो आपको अच्छी तरह से आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हमने पास पेपर्स नहीं किए थे। अच्छा, तो उसका एक ही हल है बिस्मा, कि अब जब आप मिड टर्म्स की तैयारी करें तो आप साथ साथ पास पेपर्स प्रैक्टिस करें। ठीक है? देखिए क्लास में पहले ही टाइम कम है। जो पास पेपर्स हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कर चुके हैं, अब वो तो हम बार बार रिपीट नहीं ना कर सकते। ठीक है? वैसे भी उसको रिपीट नहीं कर सकते बिकॉज सब लोगों की क्लास में तैयारी हो तो सब लोग उसको करें ना। ठीक है? क्योंकि पार्टनरशिप आप अभी साथ साथ पढ़ रहे हैं। जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये फील हो रहा है। ठीक है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये परेशानी है कि मेरे तैयारी मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि ये परेशानी होगी तो आप जो है वो तैयारी करना शुरू करेंगी क्या कहते हैं, मिड टर्म्स की। और हाँ, ये मैं ज़रूर कर सकती हूँ कि एक चीज़ जो मैं भी इस मर्तबा फ़ील कर रही हूँ कि मैं हमेशा डेली टेस्ट लेती हूँ क्लास के अंदर। तो वो डेली आपसे चीज़ें नहीं पूछ रही, जिससे मुझे भी नहीं पता चल रहा कि आप लोग डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है? बाकी तो जितना अच्छा स्टूडेंट होता है, उतना ही उसको हमेशा ज़्यादा फ़ील होता है कि मेरी तैयारी नहीं है। ये भी अच्छे स्टूडेंट होने की निशानी है। अच्छा जी, तो आज हम पार्टनरशिप ख़त्म करते हैं और आपकी ख़्वाहिश जो है ना, अभी से आपकी ख़्वाहिश पूरी करते हैं। पार्टनरशिप ख़त्म करके हम जो है, वो जो मैं आपको एमसीक्यूज़ कराती हूँ, वो तो सिर्फ़ टाइम पास होता है कि चलें आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो हम छोटे-मोटे सवाल कर लेते हैं। लेकिन पास पेपर्स तो इन एनी केस हमने करने हैं। लेकिन अगर हम बार-बार एक ही पास पेपर्स करने बैठ जाएँ, तो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास और दूसरा ये कि उस वक़्त आपकी तैयारी भी होनी चाहिए ना उस टॉपिक की। हाँ, कल मैंने फीडबैक में ये पढ़ा, आतिफ़ ने पहले भी ये बात मेंशन की थी कि मिस हमें मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दें। तो प्रैक्टिस के लिए एक तो मैं आपको ये जो एग्ज़ाम्पल्स आपसे कहती हूँ कि पढ़ें, ठीक है? पिछले चैप्टर्स की बिस्मा, अब मसला ये है ना कि अभी आपके पास ऑलरेडी टाइम शॉर्ट है मिड टर्म्स के लिए। मैं आपको मिड टर्म्स का सिलेबस इस क्लास में भी लिखवा देती हूँ सब लोगों को कि लॉ के अंदर चैप्टर 1 हमने कर लिया है और चैप्टर 9 और 10 ऐसे ही है एम लॉ के अंदर। तो ये मैंने आपको अभी से बता दिया कि ये आपका मिड टर्म्स का सिलेबस है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑडिट में अगर आप प्रॉमिस करें, अगर आप वाक़ई अच्छी सी तैयारी करके आएँ मिड टर्म्स की, जैसी भी होती है। कभी भी बच्चों, अच्छी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% सारा कुछ आपने टाइम पे कर लिया तैयार। इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, अभी आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, असाइनमेंट्स, डेली टेस्ट, डेली वीकली, डेली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, ठीक है? इसके साथ-साथ आप जितनी भी तैयारी कर सकें सब्जेक्ट्स की मिड टर्म्स के लिए वो करें। और फिर जब आप मिड टर्म दे दें,
उसके बाद क्योंकि आपकी एक सर्टेन लेवल की तैयारी रिवीजन हो चुकी होती है, उसके बाद फिर मैं आपको दे सकती हूँ डेली कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। फिर वो जो रिक्वेस्ट आई थी, जी हमज़ा 15 दिसंबर से इंशाल्लाह। जी, फिर उसके बाद एक जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मज़ीद दें, तो आप ये देख रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर अभी भी सनिया ने पूछा है कि एग्ज़ाम्पल 99 का लास्ट पॉइंट बता दें, ठीक है? तो इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर, 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स तो सिर्फ़ आपकी पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर है। इसके अलावा फिर क्लास में मैं आपको पास्ट पेपर्स कराती हूँ, क्लास में हम क्वेश्चन बैंक अक्सर देखते हैं। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको क्या करा सकती हूँ? बिस्मा, आपने अभी ये तो आप सही बात नहीं करी। आपने अगर आपको याद हो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एज़ इट इज़ जो एग्ज़ाम्पल्स बुक की थी ना, एज़ इट इज़ वो पेपर के अंदर आई हुई थी, इस अटेम्प्ट में भी। 2020 के सितंबर अटेम्प्ट में एज़ इट इज़ उसने सवाल पूछे थे कि जी प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दिखाएँ कि आप बनाएँगे कैसे? बिल्कुल बुक की एग्ज़ाम्पल्स आई हुई थी। अभी भी मैं आपको पास्ट पेपर्स कराऊँगी, आप देखना कितनी ज़्यादा ये जो एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई है, ये पास्ट पेपर्स में ही आई हुई हैं, वहीं से उसने उठाई हुई हैं, ठीक है? तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के 100 सवाल करें, लेकिन आपको उसमें से हार्डली 45 का सही तरह से जवाब आता हो, तो ये आपकी अच्छी तैयारी नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ 50 सवाल करें और आपको हर सवाल में पता हो कि भई मेरा 80% आंसर कम से कम हमेशा मैच करता है सॉल्यूशन के साथ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, आपकी कितनी आंसर कितना अ, टू द पॉइंट है, ये मैटर करता है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोई मकसद नहीं अगर आपने सारे सॉल्यूशंस बस पढ़ के ओके कर देने हैं। अच्छा, लॉ का सीसीपी अपलोड करा देते हैं। मुझे याद नहीं रहता, मैं 1 सेकंड रुकें, अभी भेज दूँ। लॉ का सीसीपी 1 सेकंड मुझे दें, मैं स्क्रीन पॉज़ कर रही हूँ। मैं अभी सलील को भेज कर ना, तो सलील से कहती हूँ कि इसको अपलोड कर दें। सलील क्लास में हैं कि नहीं है? सलील आई थिंक क्लास में नहीं है, क्योंकि अब उनकी जगह कोई नए टी आएँगे। अच्छा, अ कोई बात नहीं, मैं कोऑर्डिनेटर को जी, अली हसन आज जो मैं आपको पार्टनरशिप खत्म करा के सवाल कराऊँगी ना, ठीक है? तो मैं तो हमेशा आपको जब मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के भी सवाल दिए थे, तो आपसे कहा था कि मुझे पूरा सॉल्यूशन लिख के बताएँ कि आप आंसर कैसे देंगे। तो मैं ड्राफ्टिंग आपको अभी क्लास में कराऊँगी, लेकिन सब लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं ना करते, ठीक है? तो आपके पास ओपन अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आप उसका आंसर मुझे पूरा ड्राफ्ट करके क्लास के अंदर दिखाएँ, तो मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ कि आपकी ड्राफ्टिंग ठीक हो रही है या कोई वीकनेस है ड्राफ्टिंग में या नहीं। ठीक है? तो मेरी भी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप क्लास में, क्योंकि एम लॉ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ड्राफ्टिंग की होती है। चलें जी, मैंने सीसीपी भेज दिया और मैंने कोऑर्डिनेटर से कह दिया कि भई इसको अपलोड कर दें। ठीक है? चलें। अब सनिया का सवाल ले लेते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब है लिखने का तरीका, आंसर करने का तरीका क्या है? हम सही लिख रहे हैं आंसर कि नहीं लिख रहे? पूरा आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? अभी मैं आपको हमज़ा और अली हसन अभी आपको देती हूँ सवाल, फिर आपने ड्राफ्टिंग करके मुझे दिखानी है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये जो हम अभी हम सनिया का सवाल ले लेते हैं, बीच में ही रह गया। आमिर और बाकिर पार्टनर्स हैं एक फ़र्म में, ज़ाहिद यासिर को कहता है कि वो भी पार्टनर है फ़र्म का, आमिर और बाकिर की। यासिर ने ज़ाहिद ने यासिर को बताई, ठीक है? ज़ाहिद ने यासिर को बताया और यासिर ने अपने फ्रेंड कामरान को बताया, और बताया क्या कि आमिर और बाकिर की फ़र्म में ज़ाहिद कह रहा है कि वो भी पार्टनर है, ठीक है? तो कामरान जो है वो
ज़ाहिद को चीज़ें दे देता है उधार पे, ये सोचकर कि शायद ज़ाहिद भी पार्टनर है आमिर और बाकिर का, ठीक है? तो बताइए जी कि क्या ज़ाहिद जो है वो पकड़े जाएँगे या उनके साथ आमिर और बाकिर भी पकड़े जाएँगे? क्या ये एस्टॉपल था कि नहीं था? ठीक है? ये जी, तो बच्चों ये जो एग्ज़ाम्पल है टेक्निकली तो टेक्निकली तो बच्चों ये एग्ज़ाम्पल साउंड नहीं है, टेक्निकली तो एग्ज़ाम्पल सही नहीं है क्योंकि इंसाफ के तकाज़े में जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसाफ के तकाज़े में, कॉमन सेंस में आप ये भी सोचें ना कि भई अगर कोई भी ऐरा-गैरा, नत्थू-पैरा उठ के आता है और वो कहता है कि जी मैं भी इनकी फैमिली का पार्ट हूँ, आपकी फैमिली आप किसी शादी पे गए हैं और वो लोगों को कह रहा है कि जी मैं भी इनकी फैमिली का पार्ट हूँ, मैं भी इनका रिश्तेदार हूँ। तो वो सुनी-सुनाई पे तो यकीन नहीं करेंगे। आपसे कोई इनडायरेक्टली बेशक सवाल पूछें, लेकिन कुछ असर्टेन तो करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बंदा कभी उन्होंने नहीं देखा पहले आपके साथ और वो कह रहा है कि आपका रिश्तेदार है, आपके साथ शादी पे आया है। पूछेंगे तो सही ना कि भई ये है आपका रिश्तेदार कि नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की हाँ, अगर ए और बी आमिर और बाकिर कहीं मौजूद थे और ज़ाकिर ने इनके सामने यासिर को बताया कि जी मैं पार्टनर हूँ उनकी फर्म का। यासिर ने आगे कामरान को कहा, ओए कामरान तुझे पता है आमिर और बाकिर जो है ना वो मेरे पास बैठे हुए थे तो एक और बंदा आया ज़ाहिद के नाम से। इसका नाम तो हमारे से नहीं मिलता आमिर, बाकिर और यासिर से। लेकिन इसने कहा कि नाम का क्या नाम में क्या रखा है? काम देखना चाहिए तो मैं इनके साथ काम करता हूँ और आमिर बाकिर ने कुछ भी नहीं कहा। उसका मुँह ही देखते रहे बस, ठीक है? तो मुझे लगता है इन्होंने एक नया पार्टनर रख लिया। फिर ये एग्ज़ाम्पल ठीक थी इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन अगर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी एबीसीडी आ जाए और कहे कि जी मैं फलाने बंदे का जानने वाला हूँ या पार्टनर हूँ, तो आप ऐसे तो यकीन नहीं ना कर लेते। ठीक है सनिया? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स उसने कच्ची-पक्की बनाई हुई हैं यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर वो ये बेसिकली बताना चाहता था, जो बात वो कन्वे करना चाहता था वो बेसिकली ये था कि जो भी झूठ बेला बोला गया है, जो भी फर्ज़ी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ज़ाहिरी तौर पे जो भी दिखाया गया है, वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली ज़ाहिद ने बात कामरान से की हो, ठीक है? यानी ज़ाहिद ने बीच में बात यासिर से की, यासिर ने कामरान को बात बताई। एग्ज़ाम्पल में वो ये बताना चाहता था कि ज़ाहिद का डायरेक्टली कामरान को ये बताना ज़रूरी नहीं था कि मैं पार्टनर हूँ। ज़ाहिद किसी और को भी कह सकता था मैं पार्टनर हूँ और वो बंदा आगे कन्वे कर सकता था कामरान को, ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि भई किसी तरह से ये भी प्रूव होना चाहिए कि आमिर और बाकिर भी वो भी सुन रहे थे या देख रहे थे और उन्होंने ना नहीं की। तो एग्ज़ाम्पल में इतनी बात ठीक है कि ज़ाहिद का डायरेक्टली कामरान को बताना ज़रूरी नहीं था। वो किसी और के थ्रू, यासिर के थ्रू भी कन्वे कर सकता है। लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्पल थी कि आमिर बाकिर को दूर-दूर तक कानो-कान खबर भी नहीं है। वो कहीं से दूर-दूर तक इन्वॉल्व भी नहीं है। ठीक है? ये थोड़ा-सा उसने यहाँ पे गलत कर दिया। अच्छा जी। अब बच्चों रिटायरिंग पार्टनर और माइनर जो है इसका एस्टॉपल से क्या ताल्लुक है, ये पढ़ने से पहले हम माइनर और एक और टॉपिक है ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, वो पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने पार्टनर्स की टाइप में शुरू में पढ़ा था सब पार्टनर होते हैं। सब पार्टनर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज़ ए सब पार्टनर? किसको याद है? साइलेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, सब पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। जी, बिल्कुल ऐसे है। वेरी गुड हमज़ा, वेरी गुड अमार, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड अली हैदर, वेरी गुड ऐना, वेरी नाइस बिस्मा। जी, तो आप सबको याद है कि सब पार्टनर एक स्ट्रेंजर होता है, जिसको हम अल्लाह वास्ते कहते हैं कि यार मेरा जो हिस्सा है ना वो मुझे नहीं चाहिए, वो इस बंदे को दे देना। ठीक है? किसी भी वजह से हम अपने पार्टनर्स को कहते हैं कि यार मेरा हिस्सा इस बंदे को दे देना। लेकिन आपने पढ़ा था कि किसी को प्रॉफिट्स मिल जाने से अपना हिस्सा आप अगर किसी को देते हैं या अपने प्रॉफिट्स किसी को देते हैं पार्टनरशिप में, तो दैट डज़ नॉट मीन दैट ही हैज़ बिकम अ पार्टनर। आपका प्रॉफिट अगर उसको जाना शुरू हो गया, आपकी इनकम पूरी की पूरी या इनकम का कुछ हिस्सा उस बंदे को जा रहा है, वो बंदा पार्टनर नहीं बन गया इससे। ठीक है? इसी तरह बच्चों
आज हम एक और बंदा पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। जो सब पार्टनर था ना, ये सब पार्टनर हमने कहा था कि इसको सिर्फ हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे के पूरे फुल या पार्शली थोड़े से इसके साथ शेयर कर लेंगे हम, और ये रिजल्टेंटली हमारा पार्टनर नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल, वेरी नाइस। हमज़ा ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि प्राइमा फेशी प्रॉफिट्स शेयर करना, ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप किसी को भी प्रॉफिट्स दे रहे हैं तो वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता, और उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल सब पार्टनर है। ठीक है? इसकी आपने और भी एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी थी। अ, अगर आप किसी फौतशुदा पार्टनर की विडो को, बच्चों को, बीवी बच्चों को, सब पार्टनर को, बहुत एम्प्लॉइज़ को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इससे वो आपके पार्टनर नहीं बन जाते। ठीक है? जी। तो बच्चों ये जो ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट है ना, वो जो सब पार्टनर था वो तो बेचारा कोई कमज़ोर आदमी था, कोई गरीब आदमी था जिसको हम अपने प्रॉफिट्स दे रहे हैं। ये एक अमीर आदमी है, ठीक है? इसके सर पे ज़ैद नहीं आ रहे इतने दिनों से, इसके सर पे एक ताज बनाते हैं। ये एक बड़ा अमीर आदमी है, पुराने ज़माने में अमीर आदमी ऐसे ही होते थे। तो ये अमीर आदमी जो है, इसने हमें कोई भी उधार दिया हुआ था, हम पार्टनर हैं फ़र्म के, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फ़र्म के पार्टनर हैं और आजकल हमारे अब जो माशी हालात हैं, वो इतने अच्छे नहीं चल रहे। सब कुछ डाउन डाउन चल रहा है, ठीक है? अब इसका नाम है किंग खान, बादशाह है ना, तो इसका नाम है किंग खान। पठान तो कोई भी नाम रख लेते हैं। तो इस किंग खान से हमने एक मरतबा उधार लिया था, और अब हमारे पास उधार वापस करने के पैसे नहीं हैं। हम कहते हैं यार उधार पैसे वापस करने के पैसे तो नहीं है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट, जो मेरा शेयर है फर्म के अंदर, जो मैंने कैपिटल डाला हुआ है, जो मेरा हिस्सा है, ये मैं तुझे सेल कर देता हूँ, या मॉर्टगेज करा देता हूँ, या तेरे पास चार्ज, मॉर्टगेज या चार्ज क्या होता है? मॉर्टगेज या चार्ज ये होता है कि जब आपने कोई उधार पकड़ा हो, तो अगली पार्टी बड़ी खुश नहीं होती कि आए सौ बिस्मिल्लाह, में तो आपका इंतजार करता, आपको उधार देना चाहता था। जब भी आप किसी से उधार लेते हैं, तो सबसे पहला सवाल वो पूछता है कि हाँ भाई, कब वापस करोगे भी कि नहीं? आप कहते हैं यार आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में, ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ज़रूर वापस करूँगा, टाइम से वापस करूँगा। वो कहता है भाई मुझे क्या एतबार, ठीक है? बड़े लोग उधार लेने आते हैं लेकिन वो गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है? तो जब भी कोई आपसे उधार आपको देता है ना, तो आपको कहता है कि मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि कल को तू भाग गया, तो मेरा पैसों का क्या बनेगा? तो आप अगर तो आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है, या कोई बिज़नेस में हिस्सा है। बिज़नेस में हिस्सा भी देखा तो नहीं जा सकता। किसी के पास तो नहीं रखवा सकते कि ये मेरा इतना बिज़नेस है, ये तू पकड़ ले, तू अपने पास रख ले, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी के पास नहीं रखवा के आ सकते, प्लेज प्लेज करना होता है किसी के पास गिरवी रखवाना। यानी कोई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, कोई भी कीमती चीज़ है जो आपने अगले बंदे जिससे उधार लिया, उसके पास रखवा दी कि जब तक मैं उधार वापस नहीं करता ये तू रख ले, अगर उधार मैंने वापस ना किया, ये बेच के अपने पैसे पूरे कर लेना। दिस इज़ प्लेज। ये हम एक पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अगर हम प्लेज ना कराएँ, अगर हमारे पास ऐसी कीमती मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सिंपली मॉर्टगेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये पार्टनरशिप में अपना हिस्सा किसी को दे रहा है, हो सकता है पूरा दे रहा हो सकता है थोड़ा सा दे रहा हो, लेकिन ये किंग खान को कहता है कि यार ये इतना हिस्सा मेरा पार्टनरशिप में है, ये मैं आपके नाम लिखवा देता हूँ, ठीक है, रहन रखवा देता हूँ। मॉर्टगेज को, प्लेज को हम उर्दू में गिरवी रखवाना कहते हैं, और मॉर्टगेज को हम रहन रखवाना कहते हैं। ये कहता है जी मैं बिजनेस का हिस्सा आपको दे रहा हूँ, इतना जो इंटरेस्ट है ना मेरा बिजनेस के अंदर, इतना जो मुफाद है, इतना जो हिस्सा है, आपके नाम करा दिया। या फिर ये चार्ज क्रिएट कर सकता है, कहता है कि बिज़नेस का हिस्सा तो मैं आपके नाम नहीं कराता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपसे साइन कर रहा हूँ, इस पे मेरे साइन है नीचे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने अपना उधार वापस ना किया ना, तो मेरा जो बिज़नेस में हिस्सा है ना, वो आप बेच के अपना हिस्सा वापस कर लें। मॉर्टगेज और चार्ज में फ़र्क है कि मॉर्टगेज में आप वो हिस्सा अगले बंदे के नाम ट्रांसफ़र करा देते हैं। आप यहाँ पर किंग खान के नाम ट्रांसफ़र करा देंगे अपना बिज़नेस का हिस्सा, उसके नाम करा देंगे ऑप कंडीशनल, पूरा उसके नाम नहीं हुआ। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया, अगर आपने पैसे ना दिए, फिर ये उसके नाम होगा। लेकिन चार्ज में आप कहते हैं कि ना भाई, मैं नाम-शाम किसी के नहीं करा रहा, कल को आप लेके मेरी प्रॉपर्टी भाग जाएँ। मैं आपके साथ
कॉन्ट्रैक्चुअली साइन कर रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ कि मैं अगर आपका मैंने पैसे ना दिए, तो मेरा फलाना जो भी मेरा कोई एसेट है, कोई बिज़नेस में हिस्सा है, कोई भी मेरे पास कीमती चीज़ है, वो मैं आप उठा के ले जाइएगा, बेच दीजिएगा, अपने पैसे खरीद कर लीजिएगा। तो कोई भी पार्टनर अपना जो हिस्सा है वो सेल कर सकता है, उधार लेते हुए मॉर्टगेज या चार्ज के तौर पर फुली या पार्शियली किसी के पास किसी के नाम करा सकता है या किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन बच्चों अगेन ये बात कि अगले दिन ये जो किंग खान है ना, ये बड़े ज़रक बरक जोड़ों के अंदर बड़ा तिलिस्माती किस्म का चमकता हुआ गाउन पहन के पार्टनरशिप के दफ्तर आ जाते हैं। पहले तो बाकी सारे पार्टनर्स इनको देखते हंसते हैं ना कि यार इन्होंने कपड़े किस तरह के पहने हुए, ये किस किस्म का इंसान है। तो ये कहते हैं जी हद अदब, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? पूछते हैं जी कौन है? क्या करने आए हैं? कहते हैं जी मैं किंग खान हूँ। आपकी पार्टनरशिप का इतना हिस्सा जो है ना, वो आपको जो पार्टनर था ना बेचारा, गरीब गरीब नवाज जिसका नाम था बेचारे का, तो आपके पार्टनरशिप में जो गरीब नवाज था उसने इतना अपना जो हिस्सा है ना वो मेरे नाम करा दिया है। और अब मैं अपनी शाही कुर्सी भी लेके आया हूँ नीचे, वो एक अदद कैरी डब्बे में अपनी जो तख्त है वो साथ लेके आया हूँ, और मैं भी आइंदा आपकी पार्टनरशिप में अपने खूबसूरत से डायमंड्स लगे हुए मेरे तख्त के अंदर मैं आपकी ऑफिस में आपके साथ बैठा करूंगा। बाकी सारे पार्टनर्स अपनी कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ जी मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास डीड है मॉर्टगेज की, ये हिस्सा उन्होंने मुझे दे दिया है और अब मैं आपकी पार्टनरशिप में बैठूंगा। तो बाकी सारे पार्टनर्स दोबारा एक दूसरे को देखते हैं और जोर से कहका लगाते हैं। अब ये जो है ना ये पूरी तरह से अफेंड हो गया, इसको गुस्सा चढ़ गया। इसका ये क्या बकवास है, बार बार मुझे देख के हंसते हैं, कहते हैं हाँ जी प्रॉब्लम क्या आप लोगों को, मसला क्या आपका? तो वो कहते हैं कि हमें अर्ज ये करनी है आलीजा कि आप जो हैं बेशक किंग खान होंगे, बादशाह होंगे जहाँ मर्जी के, और बेशक हमारा जो पार्टनर है गरीब नवाज, उस बेचारे के आजकल हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, हमें नहीं पता था आप जैसे चवल को अपना हिस्सा बेच देगा। तो गरीब नवाज ने अगर अपना हिस्सा आपको सेल मॉर्टगेज या चार्ज जैसे भी दिया है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे आप हमारे पार्टनर नहीं बन गए। हमारा पार्टनर अभी भी गरीब नवाज ही है, दफ्तर हमारे में वही बैठ सकता है। आपकी शाही कुर्सी आप अपने वापस घर ले जाएं, अपने बादशाह अपने महल में ले जाएं, आपको हम बैठने नहीं देंगे। आपको हम उसके हिस्से पे जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे आप वो ले लें, वो हमने उसको देने थे, उसकी जगह आपको दे देंगे। और जब हमारी फर्म खुदा ना खास्ता कभी बंद होगी, हम भी गरीब नवाज हो गए, या अगर ये पार्टनर हमारा रिटायर हो गया गरीब नवाज, ठीक है, वो कहता है कि भाई मैं आप किस लिए पार्टनरशिप में आऊँ, हिस्सा तो मेरा रहा नहीं, हिस्से पे मेरे फायदा तो किसी और को मिलता है। तो अगर ये ट्रांसफर हुआ तो आप उसके हिस्से के जितने भी एसेट्स जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हम आपको दे देंगे, और एक हम आपको हिसाब किताब बना के दे देंगे कि जी इतना उसका हिस्सा बनता है उसकी रिटायरमेंट पे, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप अपना अ, बोलिया बिस्तरा रैप अप करें, और अपनी ये शाही कुर्सी जो है ना जो नीचे खड़ी है कैरी डब्बे में, ये ऊपर प्लाजे में ना लेके आइएगा, इसको नीचे लेने दें, रहने दें, और ये जाके अपने महल में दोबारा से जाके वहां पे तख्त लगाएं। यहाँ पे आपके तख्त की कोई जगह नहीं है। ठीक है बच्चों? तो इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर कोई बंदा इस तरह से कोई शेयर खरीद के आए भी, तो वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता। जैसे सब पार्टनर एक गरीब आदमी था, उसको अगर हम प्रॉफिट्स दे रहे हैं अल्लाह मेरे को खुश करने के लिए, तो वो हमारा पार्टनर नहीं बन गया। इसी तरह से जी सनिया, जब अगर वो सारा का सारा हिस्सा भी हमारा खरीद ले, तो फिर भी वो हमारा पार्टनर नहीं बनेगा। ठीक है? हमारा पार्टनर गरीब नवाज था, गरीब नवाज के हिस्से के प्रॉफिट्स जब तक गरीब नवाज पार्टनर रहेगा तो इन किंग खान को मिलते रहेंगे, और जब फर्म बंद हो गई या गरीब नवाज रिटायर हो गया, तो जो भी इसका हिस्सा बनता होगा वो हम इनके मुंह पे मार देंगे। ठीक है? तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट होता है, वो पार्टनर का स्टेटस नहीं हासिल करता, वो बिजनेस में छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता, वो कुर्सी लगाकर बिजनेस के अंदर नहीं बैठ सकता, आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। कि वो कहता है जी मुझे ज्यादा अच्छा बिजनेस चलाना आता है, मैं बादशाह हूँ, मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। आप कहते हैं भाई बादशाह हो गए तो अपने घर हो गए, हमें अपना काम करना आता है, आप रहने दें। आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करें। ठीक है? कुर्सी शुर्सी अपनी घर वापस ले दें, यहाँ बैठने की आपके लिए जगह भी नहीं है। तो वो आपसे आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, टांग नहीं अड़ा सकता कैसे काम करना है। वो आपसे कोई हिसाब किताब तब तक नहीं मांग सकता जब तक बंद नहीं होती फर्म।
या जब तक पार्टनर छोड़ के नहीं जाता जिस पार्टनर का हिस्सा उसे मिला हुआ है। हिसाब किताब वो सिर्फ तब मांग सकता है जब उसका जब सब कुछ मक्कू ठप हो जाएगा, जब वाकई पूरी फर्म का हिसाब किताब होगा कि हर बंदे का कितना हिस्सा है, इसको भी इसका हिस्सा दे दिया जाएगा। ये फर्म की किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या कोई भी फर्म के जो पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये कोई भी जो प्रॉफिट्स हैं, ये अगर कहे कि ओए मुझे पता चला है आप जो पार्टनर्स है ना ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, मेरा प्रॉफिट ज्यादा बनता था, आपने मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिया, तो ये फिर भी अकाउंट्स नहीं मांग सकता उनसे। ठीक है। और ना ही ये उन पे केस कर सकता है। वो कहता है अगर मेरी कुर्सी आनी ना लगेगी तो मैं देखता हूँ आपकी फर्म कैसे चलेगी, मैं केस कर रहा हूँ, मैं बंद करा दूंगा आपकी फर्म। तो एक पार्टनर तो अपनी फर्म पे केस कर सकता है, लेकिन ये इनकी पार्टनरशिप को बंद नहीं करा सकता। कहने का मकसद ये कि ये सारे काम इसीलिए नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज ओनली बादशाह खान। ओके। बड़ा ही चिब्बा सा बादशाह मेरा, लेकिन चले कोई बात नहीं, आजकल ऐसे आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है पीछे से। जी, ये सबको समझ लग गई। तो ये सेम बात है सब पार्टनर से, बस सब पार्टनर एक गरीब आदमी था और ये एक अमीर आदमी है। ठीक है, उसको हमने अल्लाह वास्ते चीजें दी थी और इसको हम मजबूरी के तहत दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स पढ़ लें जल्दी से, फिर हम माइनर की तरफ आते हैं। अपनी किताब पे पढ़े, मैंने नहीं अपनी किताब शेयर करनी आपसे, चलें। शाबाश। अपनी किताब पर चारों के चारों एग्जांपल्स पढ़े, वेरी गुड। किताब भी खोल के देखा करें कभी, पता चलना चाहिए कि किताब के सफ़े भी किसी ने पलट के देखे हैं। कुछ किताबें इतनी साफ होती हैं, ऐसे लगता है कि अभी इनको किसी ने खोल के नहीं देखा।
इतनी देर लग रही है पढ़ने में, किधर गए? डन 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 डन। आज नुमान भी क्लास में नहीं आई थिंक। सबसे पहले नुमान पढ़ते होते हैं। मोमिना आप, अच्छा ये मीना का नाम है, मोमिना का नहीं है। हेलो मीना, हाउ आर यू? अच्छा जी, मैंने आपको सिलेबस बता दिया ना सब लोगों को मिड टर्म्स का। तो प्लीज एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक तो सलील पहले ही कह रहे थे कि आप लोग टेस्ट कॉपी करते हैं बुक से। जी दोबारा मैं सिलेबस बता देती हूँ। एम लॉ का सिलेबस है चैप्टर 1, 9 एंड 10 जी। और सी लॉ का है चैप्टर 11 एंड 12। यही हमने पढ़े ना अभी तक, ठीक है? दैट्स इनफ। डायरेक्टर्स का भी हम पढ़े। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चैप्टर्स में से 1, 9 एंड 10, 20, 25 और ऑलमोस्ट 40 मार्क्स पेपर में इन चैप्टर्स में से आते हैं, ठीक है? और ये हमेशा टेस्ट होते हैं। 1, 9 और 10 तो ज़रूर होते हैं, 11, 12 में से भी ज़रूर आएगा। 11, 12 तो छोटे से हैं, 1 भी छोटा सा है। 9 और 10 में भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो अब बहुत छोटा हो गया है। आपको पता है उसका सेक्शन 2, 3, 4 बिल्कुल सेम है असेंशियल्स, कैंप, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के। पार्टनरशिप में लंबा उसकी ड्यूटीज और वही हैं, लेकिन ड्यूटीज भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है उसकी। तो बच्चों अक्सर लोग जो है वो मिड टर्म्स में, मिड टर्म अगर 15 को शुरू हुए तो सैटरडे को इंशाल्लाह 19th को इसका मिड टर्म होगा। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग लॉ का मिड टर्म स्किप कर देते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती। अगर मैंने आज से आपको बता दिया कि सिलेबस क्या है और आपकी क्लासेस भी चल रही हैं और आपके टेस्ट और डिफरेंट असाइनमेंट्स भी चल रही हैं, बेशक 2 सफ़े ही रोज़ याद करें, लेकिन रोज़ा बेशक आप जो माइंड मैप्स हम बनाते हैं, जो समरीज बनाते हैं, जो ये फ़नी स्टोरीज बनाते हैं, आप बेशक वही याद कर लें। जी मोमिना मैं भी बताती हूँ। लेकिन बच्चों इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपने मिड टर्म के लिए तैयारी करनी है। जी सीला और एमलॉ का साथ होगा 3.25 घंटे का, 100 मार्क्स का। तो बिस्मा जब आपकी जैसी मर्जी भी तैयारी होगी ना, आप टूटी पट्टी जैसी भी तैयारी है वो करें, मिड टर्म दें, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ नहीं मुझे चीज़ें आती हैं। मैंने आपसे बार बार जिक्र किया है कि जी आपने मुझे पता है देना, यू आर अ वेरी गुड किड, ठीक है? आप कभी भी स्किप नहीं करती, जी बिल्कुल, वेरी नाइस। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आपने पहले से, जैसे बिस्मा ने आज भी ऑडिट में भी मुझसे पूछा, जिसका पहले से टारगेट होता है ना, जी वेरी नाइस बिस्मा, इसीलिए आप पास होते हैं। जिसका टारगेट पहले से सेट होता है ना कि भाई मैंने ये काम करना है, वो कोई ना कोई उसका हल, कोई ना कोई उसका बंदोबस्त करके रखता है। जैसी भी आपकी तैयारी है, बहुत से लोग लॉ को स्किप कर देते हैं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड क्योंकि आखिरी मिड होता है तो वो थके होते हैं, उनसे इतना टाइम भी नहीं होता रिवीजन का, दिल भी नहीं कर रहा होता। तो मेरी आपसे प्लीज 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 ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार जब तक आप 2 से 3 मरतबा लॉ याद नहीं करेंगे तो फरवरी में आप गवाची गां की तरह फिर रहे होंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय गवाची गां? तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ वो हो जो गवाची, गवाची मीन्स गुम हुई हुई और गां मीन्स काउ, ठीक है? लॉस्ट काउ की तरह फीलिंग होगी आपकी कि मैं ये किधर आ गया हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब एग्जाम्पल नंबर 107 है। और अभी मैं ये देखने के लिए कि सब लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, किसी से भी रैंडमली कहती हूँ कि मुझे एग्जाम्पल नंबर फलानी समझाए, ठीक है? अपना माइक ऑन करें या ना करें, बेशक चैट बॉक्स में लिख के मुझे जरा एग्जाम्पल समझाएं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। मुझे बहुत से लोग जो है ना उन पे शक पड़ रहा है। अब यकीन हो गया। तो बच्चों ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में मकबूल, रूफी एंड शाम जीशान बिल्डर्स के पार्टनर्स हैं। अमार आई होप आपने पढ़ी होंगी। एक फर्म एंगेज्ड है बिजनेस की, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में बनाती है। शाम की एक कॉटेज इंडस्ट्री भी है कोयटा में। कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं बहुत छोटी सी इंडस्ट्री को। और इसने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है दोस्ताना बैंक से। और दोस्ताना बैंक से लोन लेने के लिए इसने जो अपनी पार्टनरशिप जीशान बिल्डर्स के अंदर इसका हिस्सा था, वो अपना हिस्सा मॉर्टगेज करा दिया, रहन करा दिया, बैंक के नाम करा दिया। तो क्या राइट्स और डिसेबिलिटीज हैं दोस्ताना बैंक की? तो वही राइट्स जो अभी हमने पढ़े हैं कि ये जो बैंक है ये उनके हिस्से पे प्रॉफिट्स क्लेम कर सकता है। अगर फर्म बंद हो या शाम रिटायर हो तो
अपना हिस्सा मांग सकता है और हिसाब किताब मांग सकता है कि मेरा कितना हिस्सा बनता है हिसाब किताब में से। लेकिन ये ना ही पार्टनर है, ना ये बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, ना अकाउंट्स मांग सकता। जब तक पार्टनरशिप चल रही है ना, तब तक ये इसमें कोई छेड़ा-छाड़ी नहीं कर सकता। ना ही ये पार्टनरशिप बंद करा सकता कि बंद करें ये पार्टनरशिप और मेरा हिस्सा दें। ठीक है? ये 107 हो गए। चलें जी। अच्छा, पुरानी वाली नहीं पढ़ी। अमार, आज आप सवाल नहीं पूछ रहे। अच्छा, आप अभी पढ़ रहे होंगे शायद एग्जाम्पल्स। तो मुझे अमार जैसे बच्चे बड़े पसंद हैं, क्योंकि उनके सवालों से मुझे पता चलता है कि भाई ये पढ़ रहे थे। अच्छा, अब मैं किससे कहूँ, किससे कहूँ, किससे मिना, आपको पकड़ते हैं आज। अबू हुरैरा, अब्दुल मुईज और मिना तीनों ये बताएं कि एग्जाम्पल नंबर 105 के अंदर क्या कह रहा है शायर, इस शेर में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे थे तेहराम, राहील और जैन पार्टनर्स हैं टीआरजी के अंदर, और जैन ने सबकी मर्जी हासिल करने के बाद अपना हिस्सा हातिम को दे दिया, और हातिम सबका वड्डा बन के ना बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, और बच्चों के पास पेपर्स का सवाल है। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपको क्या कराऊं। ठीक है, तो वो बाकी पार्टनर से कहता है कि जी अपनी कैश फ्लो फोरकास्ट लेके आए कि आपने बिजनेस कैसे चलाना है, मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि अगले 5 साल में आपने बिजनेस कैसे चलाना है। तो मिना, अबू हुरैरा, अब्दुल मोइज, जब हातिम जो है वो उनका बड़ा सियाना बनने की कोशिश करेगा, तो वो उसको क्या जवाब देंगे। वेरी नाइस मिना, वेरी नाइस बिस्मा जी। तो अबू हुरैरा और अब्दुल मोइज, आपकी जुबान में लड़के अक्सर ऐसे बात करते हैं, ये फर्म का मामा बनने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेजी वाली मामा नहीं, पंजाबी वाला मामा। ठीक है, तो सिंस ये एवं ओवर एफिशिएंसियां दिखा रहा है, ही इज नॉट बिकम अ पार्टनर, तो इसको ये कहेंगे कि जा भाई, तू हमारा मामा लगा है, तुझसे हमें क्यों कैश फ्लो फोरकास्ट तेरे साथ क्यों शेयर करें, तुझे क्यों दिखाए इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अबू हुरैरा एंड अब्दुल मोइज, आप समझ लग गई। नहीं, हमेशा जरूरी नहीं होता कि म्यूचुअल कंसेंट बाकी पार्टनर्स का मिले तो आप शेयर करें, लेकिन अच्छी बात है, हो सकता है उनको पता हो कि इनका कान बड़ा तंग करने वाला है। मेजोरिटी का यूजुअली तो अच्छी बात तो यह है कि लाजमी आपको लेना चाहिए, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने जिससे लोन लिया है वो इतना अच्छा बंदा नहीं है, बाकी पार्टनर्स को पसंद नहीं है, वो ऑब्वियसली उसके साथ पार्टनरशिप तो नहीं करना चाहते, उसको उसका इंटरेस्ट भी नहीं शेयर कराना चाहते, उनको पता है कल को ये तंग करेगा बहुत ज्यादा। लेकिन अब आपकी मजबूरी है, आपने लोन लिया हुआ है, उसको आपको पार्टनर बनाना पड़ रहा है, ओ अपना इंटरेस्ट शेयर करना पड़ा है उसके साथ, पार्टनर तो वो नहीं बना। ठीक है, तो मजबूरन आप कर सकते हैं उसको ट्रांसफर। जी, अबू हुरैरा एंड अब्दुल मोइज, ना हाँ हुई ना हूं हुई। क्या हुई, कुछ भी नहीं हुई। हेलो, अबू हुरैरा, अब्दुल मोइज, जाग रहे हैं कि सो गए। जाग रहे हैं, चलें। तो मछलियों की एक खूबसूरत खसूसियत यह है बच्चों की, मछलियां आंखें खोल के सोती हैं पानी के अंदर। तो मैं कहती हूँ कि ये जो क्वालिटी है सिर्फ मछलियों में नहीं, ये स्टूडेंट्स में भी बहुत पाई जाती है। ठीक है, वो भी मच्छियों की तरह आंखें खोल के सो रहे होते हैं क्लास के अंदर। अम्मी अब्बू को यही लग रहा है कि आंखें खुली हुई हैं, स्क्रीन पे देख रहा है, टूटियां लगी हुई हैं कानों के अंदर, सुन रहा है क्या लेक्चर चल रहा होगा, लेकिन वो मच्छी बन के बैठे हुए हैं। चलें, कोई बात नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कुछ तो होगा। अच्छा जी, अब बच्चों, एक सैड स्टोरी। आज की सैड स्टोरी ये है, जैसे वो मीडिया के अंदर कोई खबर लगाते हैं ना, तो पीछे एक लंबा सा रोने वाला म्यूजिक लगाते हैं। वो म्यूजिक तो मैं नहीं इफेक्ट डाल सकती, होना तो चाहिए वैसे इस वक्त मेरे पास बैकग्राउंड में, लेकिन आज नहीं है, चलें अगली क्लास में कभी सही। तो ये बच्चों, एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, इसका नाम है नन्ना मुन्ना। ये नन्ना मुन्ना छोटा सा था, तो अल्लाह की करनी ये हुई कि इसके पापा, जो कि एक फर्म डुजन 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 में पार्टनर थे, 3 पार्टनर्स इनके साथ, ठीक है, तीनों बड़े मोटे थे, तो फर्म का नाम था डुजुन डुजुन डुजुन। ठीक है, लोग समझे ये कोई
बाहर की फर्म है, कोई स्वीडिश नाम है इनका, लेकिन स्वीडिश या स्विट्जरलैंड की नहीं। फुट होगी, ये क्या है, फुट होगी जी। तो फौत हो गए, हाँ जी फौत हो गए, इंतकाल हो गया, अल्लाह मेरे को प्यारे हो गए। ठीक है, तो नन्हे मुन्ने के जो अब्बू थे ना, ये भी पार्टनर थे इस फर्म के अंदर, लेकिन ये अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, ऊपर चले गए नन्हे मुन्ने को छोड़ के। अब ये जो बाकी दो पार्टनर्स थे, आमिर और बाकिर, इनको बड़ा ही प्यार था चौधरी साहब से, जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चौधरी तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन नन्हे मुन्ने का ख्याल हमें रखना चाहिए। इसने, चौधरी ने हमारा बड़ा साथ दिया है, बड़ा नेक आदमी था, तो हम चौधरी की जो बेवा है और जो उसका बच्चा है ना, इनका साथ देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। जैसे पैक के जो ओनर थे वो शहीद हो गए, तो जो पैक के पार्टनर्स हैं बाकी, उन्होंने बहुत साथ दिया उनकी फैमिली का, एंड बड़ा, इतना लंबा और इतना अच्छा साथ बहुत कम होता है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे की ऐसे ही प्रोटेक्शन करते हैं जैसे एक अपनी पर्सनल फैमिली होती है बंदे की। तो ये जो नन्ना मुन्ना था इस पार्टनरशिप में, जो आमिर और बाकिर हैं, इन्होंने नन्हे मुन्ने पर तरस खाकर इन्होंने कहा कि हम इस माइनर को, ये भी नाबालिग है, ये भी 18 साल की उम्र को नहीं पहुंचा, अभी इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, अभी ये बालिग नहीं हुआ, लेकिन हम इसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, लॉ ये कहता है बच्चों कि कभी भी, हाँ जी मोहित, लॉ ये कहता है बच्चों कि कभी भी कोई जो माइनर होता है ना, जो बालिग नहीं होता, उसके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी मुआहिदा करेंगे ना, तो वो वॉइड एब इनिशो होगा। इनिशो का मतलब शुरू से, वॉइड का मतलब कानूनी तौर पे उसकी कोई हैसियत नहीं होती। कभी भी अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें किसी भी माइनर के साथ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आप उसके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई केस, कोई अदालत में उसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कानून कहेगा कि भाई वो तो न्याणा था, आप तो सियाने थे ना। डू यू अंडरस्टैंड न्याणा? दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड दैट आई हैव लर्नड। न्याणा मीन्स कि वो नाबालिग था, ना समझ था, तो कानून कहेगा कि भाई वो तो न्याणा था, आप तो सियाने थे, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे अगर आपका कोई भी नुकसान हुआ है। एब इनिशियो का मतलब है शुरू से, इनिशियली, डे वन से। एब इनिशियो, एब इनिशियो नहीं, हैब इनिशियो। ठीक है, वॉइड का मतलब है लीगली ये केस ही वैलिड नहीं है। जी हमजा, ऐसे ही है, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से जो इलीगल है। इलीगल भी नहीं, इसका कोई स्टेटस ही नहीं है, कानूनी हैसियत ही नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो बच्चों, पार्टनरशिप में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपने पढ़ा था एग्रीमेंट, बेशक साइन किया हो, बेशक बोल के तय किया हो, बेशक बोल के भी नहीं, साइन के भी नहीं तय किया हुआ, अगर आपने इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अग्रीमेंट होना जरूरी है। लेकिन बच्चों माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ना रिटर्न, ना वर्बल, ना अंडरस्टूड, कोई एग्रीमेंट भी माइनर के साथ नहीं हो सकता। नहीं ऐना, कल हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है, पार्टनरशिप कभी भी खत्म होती है, तो जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके हिस्से में से पेमेंट हो सकती है, लेकिन उसके जो वुरसा हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसकी लाइबिलिटीज के लिए पार्टनरशिप के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन जिसकी डेथ हुई है उसका इस्टेट, यानी उसकी जो विरासत वो छोड़ के गया है, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है, उसमें से हम हाँ चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो लाइबिलिटी सबने पे करनी थी। ठीक हो गया है ना? सही से मुझे समझ लग गई। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आम तौर पर आप किसी भी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप तो होता ही एग्रीमेंट से है, होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से, बेशक आपने वो जुबानी कलामी तय किया हो, बेशक वो अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, लेकिन लॉ आपको अलाउ करता है कि आप क्योंकि एक नेक काम कर रहे हैं, आप नन्हे मुन्ने के बड़े होने से पहले उसको बेनिफिट्स देना चाहते हैं पार्टनरशिप के, उसके अब्बू की वजह से, तो आप इस नन्हे मुन्ने को पार्टनरशिप का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन बच्चों सबसे पहले इसकी कुछ शराइत है। सबसे पहले तो ये कि पार्टनरशिप होनी जरूरी थी। अगर आमिर, बाकिर और चौधरी साहब सिर्फ फ्रेंड्स थे, कोई पार्टनरशिप नहीं थी,
तो ये अब ये नहीं कह सकते कि नन्ना मुन्ना भी हमारा पार्टनर बन गया। ठीक है, अगर ये दुकान पे इकट्ठे बैठते थे लेकिन पार्टनरशिप नहीं थी, वैसे ही दोस्ती यारी में बैठ गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप होनी जरूरी है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। पार्टनरशिप ही नहीं है तो नन्हे मुन्ने को कैसे पार्टनरशिप का हिस्सा बना लिया। फिर सारे पार्टनर्स की म्यूचुअल रजामंदी से, अगर इनका एक पार्टनर था दानिश, और ये दानिश बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही लालची इंसान था। इसने कहा भाई चौधरी फौत हो गया, हम क्या करें, नन्हे मुन्ने का अल्लाह मालिक है, उसकी किस्मत में लिखा था उसके यतीम होना, हम क्या करें इसके बारे में। लेकिन दानिश जो है वो खुद कुछ दिनों बाद कज़ाए इलाहियत से वफात पा गया। और जी सनिया, हम कर इसलिए भी रहे हैं कि इसके अब्बू का कोई हिस्सा था, लेकिन जब कोई फौत हो जाता है तो इसके अब्बू का हिस्सा हम इसको दे भी तो सकते हैं ना। हम कह सकते हैं कि भाई इतना हिस्सा आपके अब्बू का पार्टनरशिप में बनता था, ये आप लें और घर जाएं। लेकिन हमें सख्त शदीद किस्म का तरस आ रहा है, तरस भी नहीं तरस आ रहा है, और हम कहते हैं कि भाई इसको हिस्सा देने के बजाय हम इसकी कोई इनकम लगा देते हैं, जो भी इसके अब्बू का हिस्सा था उस पर इनकम इसको मिलती रहे, बजाय कि अभी तो ये नाबालिग है, ये इस हिस्से का क्या करेगा, कैसे इससे कुछ कमाई करेगा, ये तो बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो दानिश जो है अगर रिटायर हो गए या छोड़ के चले गए पार्टनरशिप, और आमिर और बाकिर ने फिर जब नन्हे मुन्ने की तरफ देखा, उनको फिर तरस आया, उनको फिर चौधरी साहब की याद आई, इनको ख्वाब में आया, चौधरी साहब आ रहे हैं ख्वाब में और कह रहे हैं कि यार मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। तो आमिर बाकिर कहते हैं चलो अब दानिश तो चला गया, अब हम बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट से हम नन्हे मुन्ने को पार्टनर बना लेते हैं। और बच्चों, तीसरी शर्त यह है कि ये सिर्फ बेनिफिट्स का पार्ट बन सकता है। अगेन बेनिफिट्स का मतलब ये है कि ये पार्टनर नहीं बन गया, ये माइनर है, ये भी सियाना नहीं है, ये इनके साथ फैसले नहीं कर सकता। और आपको पता है कि अगर हम किसी गैर सियाने बंदे को, अगर हम किसी अ, अ, दिमागी तौर पे इतने अच्छे बंदे को ना रखे साथ, तो हम उसके लिए लायबल हो जाते हैं उसकी हरकतों के लिए। तो हम इसको पार्टनरशिप का स्टेटस नहीं दे रहे, पार्टनर नहीं बना रहे, सिर्फ बेनिफिट्स दे रहे हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, सब पार्टनर की तरह। लेकिन सब पार्टनर में ये फर्क था कि सब पार्टनर के अपने पैसे नहीं लगे हुए थे पार्टनरशिप के अंदर। मैं भी बताती हूँ ज़ीशान, बेनिफिट्स में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब पार्टनर जो था उसका कोई कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन नन्हे मुन्ने के अब्बू के पैसे लगे हुए हैं इस फर्म के अंदर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल नन्हे मुन्ने के अब्बू के पैसे ना भी लगे होते, तो ये फिर भी बाहमी ताल्लुक की वजह से, बाहमी रजामंदी से नन्हे मुन्ने को फिर भी पार्टनरशिप का पार्ट बना सकते थे। जी अमार, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो पार्टनरशिप होनी जरूरी है। अगर कोई पार्टनरशिप ही नहीं है तो आप नन्हे मुन्ने को कैसे उसका पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आमिर और बाकिर सिर्फ इसके अब्बू के अच्छे दोस्त थे, अक्सर मिलने आते थे, अक्सर बाहर इकट्ठे जाते होते थे, तो अगर ये कहें कि हम नन्हे मुन्ने को भी अपना पार्टनर बना लेते, तो पार्टनरशिप उनके दरमियान थी नहीं थी, वो तो सिर्फ मिलते जुलते थे एक दूसरे से, अच्छे ताल्लुकात थे बस, वो बिजनेस नहीं करते थे आपस में, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। तो नन्हे मुन्ने को कैसे वो पार्टनरशिप में बेनिफिट्स दे सकते हैं अगर पार्टनरशिप ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों, अगली बात ये कि जब इसको बेनिफिट्स का हिस्सा बनेगा मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो भी इसकी प्रॉपर्टी बनती है फर्म के अंदर, जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं, ये मांग सकता है, ये हिसाब किताब का मांग सकता है क्योंकि ये पार्टनर है। लेकिन बच्चों ये सीक्रेट बुक्स, फॉर एग्जांपल ये जो पार्टनरशिप है, ये बड़े मजे मजे की नई रेसिपीज बनाती है, और इसकी जो रेसिपीज हैं इसने बेची हुई हैं रॉयल्टी पे केएफसी को, मैकडोनल्ड्स को, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट को। ये बताते हैं कि ये हमारी सीक्रेट रेसिपीज हैं। तो जो सीक्रेट बुक्स, या सीक्रेट बुक्स में आप ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल सीए का काम करते थे, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आमिर बाकिर और चौधरी। तो सीक्रेट बुक्स इनकी क्या होंगी, फॉर एग्जांपल इनके जितने भी क्लाइंट्स थे जिनकी टैक्स रिटर्न्स ये फाइल करते थे, तो क्लाइंट्स का जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ये नन्हे मुन्ने के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी नाबालिग है, गैर समझ है, ये उस इन्फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल कर सकता है, या कोई इससे ये इन्फॉर्मेशन निकलवा के उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो सीक्रेट बुक्स ये इसको नहीं देंगे, लेकिन जो हिसाब किताब है, जो अकाउंट्स हैं, वो ये देख सकता है। समझ तो इसको वो भी नहीं आनी अगर इसने सीए नहीं किया हुआ, कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हिसाब किताब ये मांग सकता है। और फिर बच्चों, ये बात याद रखें कि माइनर कभी भी दिवालिया नहीं होता, इंसॉल्वेंट नहीं होता। ये पॉइंट क्यों है,
अगर फर्म दिवालिया हो जाए, अगर फर्म बेचारी मकरूज हो जाए और फर्म के पैसे खत्म हो जाए, एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए, तो फर्म को इंसॉल्वेंट करार दिया जाएगा। फर्म के बाकी जो पार्टनर्स हैं, आमिर और बाकिर, ये इंसॉल्वेंट हो जाएंगे फर्म के साथ साथ। अगर ये पर्सनली लायबल, आपको पता है ना फर्म के लिए आप पर्सनली लायबल होते हैं। अगर फर्म कोई डेट नहीं पे कर सकी तो आमिर और बाकिर से पर्सनली लिया जाएगा, और अगर पर्सनली लिया जाएगा तो इनकी जो बाकी प्रॉपर्टी थी पार्टनरशिप के अलावा, वो उसमें से भी इनको अपने डेट्स पे करने पड़ेंगे। तो आमिर और बाकिर से तो लॉ ये तकाजा कर सकता है कि भाई आप अपने कर्जे जो है पार्टनरशिप के अपनी जेब से दें हम, लेकिन नन्हे मुन्ने की प्रॉपर्टी से में से नहीं लिया जा सकता। हाँ, नन्हे मुन्ने का जो हिस्सा है पार्टनरशिप के अंदर, वो इसको अब सारा देना पड़ेगा। ठीक है, नन्हे मुन्ने का पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया बनता था। जब फर्म डूबेगी, दिवालिया होगी, तो ये 3 लाख रुपए भी डूब जाएंगे ऐसे पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन जो इसकी बाकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, अगर इसके अब्बू अम्मी के पास कोई और जायदाद भी है, कोई इसके दादा ने भी इसके नाम लगा दी है, तो इसकी बाकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं इससे मांगी जाएगी फर्म के लिए। लेकिन आमिर और बाकिर का जो घर है, जो गाड़ियां हैं, ये भी ले ली जाएंगी। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हुई और ये कर्जा ना दे पाए, तो ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनका फॉर एग्जाम्पल फर्म के अंदर 7 लाख रुपया था, वो तो डूब ही जाएगा। उसके अलावा इनकी जो पर्सनल सारी प्रॉपर्टी है वो भी इनसे मांगी जाएगी। लेकिन नन्हे मुन्ने से सिर्फ उतना हिस्सा मांगा जाएगा इंसॉल्वेंसी पे जो इसके फर्म का पार्ट, जो फर्म में से पार्टनरशिप से इसने कमाया हुआ है। जी मोहित, फर्म पार्टनर माइनर के नाम प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, ये बात सबको समझ लग गई कि वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता कभी भी, और इसीलिए क्योंकि वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, इसीलिए ये पर्सनली लायबल नहीं है फर्म के डेट्स के लिए। हाँ, जो फर्म में इसका हिस्सा है, जो 3 लाख रुपया इसका बनता था नन्हे मुन्ने का, ठीक है, नन्हे मुन्ने के जो पैसे थे 3 लाख रुपए, ये लूज हो जाएंगे अगर फर्म कभी दिवालिया होती है। लेकिन जो बाकी इसकी प्रॉपर्टी थी जितनी भी, वो इससे नहीं ली जाएगी, लेकिन बाकी पार्टनर्स को वो भी देनी पड़ेगी। तो ये बच्चों पार्टनर नहीं बना, इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ इनकम मिल रही है। ठीक है, आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स शेयर कर रहा है, ये हिसाब किताब मांग रहा है, लेकिन ये पार्टनर नहीं बना क्योंकि ये पर्सनली लायबल नहीं है पार्टनरशिप के लिए। और दोबारा वही बात कि ये हिसाब किताब के अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं मांग सकता। कोई भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा, हिसाब किताब के अलावा कोई भी और सीक्रेट्स हैं फर्म के, कोई भी जो ये काम करते हैं, वो ये नहीं मांग सकता। और कॉमन सेंस की बात कि जब तक ये उस पार्टनरशिप से हिस्सा लेता है, तब तक ये पार्टनरशिप के ऊपर कभी केस नहीं कर सकता। ठीक है, लॉ कहेगा कि भाई उसी थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, क्या करें आप। लॉ कहता है कि अगर आपको अपने बाकी पार्टनर्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल आमिर और बाकिर जो है ना, थोड़े अरसे बाद उनको गुस्सा चढ़ना शुरू होता है क्योंकि नन्ना मुन्ना और उसकी अम्मी जो है ना, उसकी अम्मी उसको घर से ना पढ़ा के भेजती हैं कि आज तूने इतना हिसाब किताब मांगना है, और ये रोज अपना हिसाब किताब उनके साथ क्लियर करके आता है कि जी आज आपने कितने कमाए, मेरे कितने बनते हैं। आमिर और बाकिर को ना गुस्सा चढ़ जाता है, ये कहते हैं यार हमने नेकी की थी, ये उल्टा हमारे गले पड़ गया। ठीक है, तो हमने कोई नहीं देना इसको हिसाब किताब। नन्ना मुन्ना कहता है ऐसी की तैसी आपकी, आप मुझे हिसाब किताब नहीं देंगे, मैं आप पे केस कर दूंगा। तो कहेंगे कि जा भाई फिर केस कर, लेकिन फिर तेरा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, पहले आप इस पार्टनरशिप से रिटायर हो, पहले आप इसके शो करें कि आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप हमारे पर केस करना, वरना आप हमारे पर केस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब आखिरी बात ये कि जब ये माइनर माइनर नहीं रहेगा, जब ये बालिग हो जाएगा, तो क्या ये पार्टनर बन जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है इसके ऊपर। जब भी ये बच्चों लॉ कहता है मोहित प्रॉफिट्स देने से इनकार कर दें, तो फिर इसको पहले पार्टनरशिप का साइन करना पड़ेगा, जी मैं इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हूं, और फिर उसके बाद ये उन पे केस कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जब ये नन्ना मुन्ना जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता नन्हे मुन्ने के स्टेटस से बढ़ के
ये पहले इतना चुना-मुना सा होता था और आहिस्ता-आहिस्ता पहिया घूमा पुरानी फ़िल्मों की तरह और ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है? और अब ये बालिग हो गया, ठीक है? अब जब ये बालिग हो गया तो बच्चों लॉ इसको कहता है कि जिस दिन भी ये 18 साल का हो गया था, उसके 6 महीने के अंदर-अंदर जी बिल्कुल हमज़ा, आप गलत तरीके लेके जाएँ, ज़ैद की कमी पूरी करें, ठीक है? तो बच्चों जब भी ये 18 साल का होगा था, उसके 6 महीने के अंदर-अंदर इसने बताना है क्या मैं इस पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ या नहीं। और अगर 18 साल का होने पर इसको अभी भी नहीं पता था कि मैं पार्टनरशिप का पार्ट हूँ, तो जब भी इसको पता चला है कि मैं इस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिटेड हूँ, जब भी उसको ये नॉलेज मिलती है, जब भी उसको पता चलता है कि यार मैं भी इस पार्टनरशिप का पार्ट हूँ, कल को मैं भी इसके लिए लायबल हूँगा क्योंकि मैं बालिग हो गया हूँ। तो जब भी उसको पता चले उसके 6 महीने के अंदर-अंदर, ठीक है? ये मैं एरो थोड़ा-सा चेंज करती हूँ कि या तो बालिग होने के या पता चलने के कि मैं भी पार्टनरशिप के लिए कल को फड़ा जाऊँगा। पता चलने के 6 महीने के अंदर-अंदर व्हिचएवर इज़ अर्लियर व्हिचएवर इज़ लेटर जो भी बाद में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बालिग ये हो गया था आज 1 दिसंबर 2020 को, लेकिन इसको 31 दिसंबर 2020 को अपने बाकी अंकल्स आमिर और बाकिर से बात करते हुए पता चला कि भई अगर हम फ अब फड़े जाएँगे ना, तो आप हमारे साथ फड़े जाएँगे हर हरकत के लिए। जिस दिन इसको ये पता चला, उस दिन इसने सोचा कि यार मैं टाइम लिमिट पता करता हूँ अपने लॉयर से कि मैं कितने अरसे तक बच सकता हूँ। और इसने 6 मंथ्स इसको पता चला उन्होंने बताया लॉयर्स ने कि 6 महीने तक आपके पास टाइम है। 6 महीने के अंदर-अंदर डिसाइड कर लें आपने इस पार्टनरशिप का पार्ट रहना है कि नहीं रहना। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा कहता है कि मुझे अंकल चाचू आमिर और चाचू बाकिर जो है ना इन पे शक पड़ता है, ये सही काम नहीं करते, कल को मैं भी पकड़ा जाऊँगा। तो बच्चों अगर इसने ये बताना है कि मैं पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हूँ, इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बेशक ये पार्ट बनना चाहता है पार्टनरशिप का या ये पार्टनरशिप से अलहदगी इख्तियार करना चाहता है, दोनों केस में इसको पब्लिक नोटिस एलानिया बताना पड़ेगा। बेशक ये अखबार में बताए, टीवी पे बताए, जहाँ जिन-जिन लोगों से भी पार्टनरशिप का ताल्लुक है, उन सबको इसको बताना पड़ेगा कि क्या अब मैं पार्टनर हूँ या नहीं हूँ। ठीक है? बेशक ये मिठाई लेके जाए किसी कस्टमर के पास कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको मिठाई देने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि मैं पार्टनर बन गया हूँ, माशाल्लाह बालिग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अपने अब्बू की जगह मैं अब पार्टनर बन गया हूँ अंकल आमिर और बाकिर के साथ। ठीक है? अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं देता इन 6 महीनों के अंदर-अंदर, तो लॉ डीम करेगा, फ़र्ज़ करेगा, अज़्यूम करेगा कि भाई साहब पार्टनर बन गए। ठीक है? लॉ कहेगा कि खामोशी का मतलब क्या है? हैं? खामोशी का मतलब है हाँ। ठीक है? तो अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं देते 6 महीने के अंदर-अंदर, तो लॉ इनको जी, नहीं सनिया वो 1 महीना निकाल के 6 मंथ्स हाँ जी। वो 1 महीना जो उसको नहीं पता था, वो तो गुज़र गया। उसके अलावा इसको अब 6 महीने मिलेंगे। ठीक है? अच्छा जी। ये करने के बाद बच्चों किधर गया मेरा इरेज़र? पब्लिक नोटिस वो दे दे, भावें वो टीवी पे चलाए, रेडियो पे चलाए, अखबार पे, जहाँ से भी लोगों को पता चला है फ़र्म का। नहीं हमज़ा लॉ पहले तो ये कहेगा कि पहले तो आप पार्टनरशिप से निकलें ना, पहले आप इसमें से निकलें, फिर आप इस पे केस करें। अब बच्चों निकल गए तो फिर वो इन पे लीगल एक्शन ले सकता है। अब बच्चों नुकसान ये है पार्टनर बनने का कि अगर आपने हाँ कर दी कि मैं पार्टनर बन गया हूँ, तो आप जिस दिन से पार्टनर बनेंगे, उस दिन से आप पर्सनली लायबल होंगे। ठीक है? फ़र्म की हरकतों के लिए। और हिस्सा आपका उतना ही होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अंकल आमिर का ज़्यादा हिस्सा था, अंकल आमिर और बाकिर का ज़्यादा हिस्सा था। चौधरी साहब का सिर्फ़ 2:1 की रेशो में ये आमिर साहब का हिस्सा था, ये बाकिर साहब का हिस्सा था और चौधरी साहब ने पहले भी 1 शेयर डाला हुआ था, प्रोपोर्शनली, ठीक है? तो इसको उतना ही हिस्सा मिलेगा, जितना उसको एज़ अ माइनर मिला था। लेकिन अब ये पर्सनली लायबल होगा, जब से ये इसने कहा कि मैं पार्टनर बन गया हूँ, ठीक है?
लेकिन अगर ये पार्टनर नहीं बनता तो फिर बच्चों ये माइनर जिस ये कहता है जी 1 दिसंबर को ऐलान करता है मैं भाई अब पार्टनर नहीं रहा, तो ये जिस दिन तक पब्लिक नोटिस इसने दिया है 1 दिसंबर को तब तक माइनर रहेगा। पब्लिक नोटिस देने के बाद 2 दिसंबर 2020 को ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड का नैब का केस आ गया अंकल आमिर और बाकिर के खिलाफ। ठीक है, तो बच्चों ये शुक्राने के नफल पड़ेगा पूरी रात कि मैंने कल ही अभी पार्टनरशिप का जो स्टेटस है पब्लिक नोटिस दे दिया कि मैं पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हूं, मैं माइनर कंसिडर होऊंगा और मेरे पे नैब का कोई केस नहीं हो सकता। और ये केस क्योंकि अब ये पार्टनरशिप का पार्ट नहीं रहा तो ये केस भी कर सकता है अंकल आमिर और बाकिर पे कि इन्होंने ना सिर्फ अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया है, ये मेरा हिस्सा भी फ्रॉड से खाते रहे। मेरे अब्बू का जो हिस्सा था उसमें मुझे सही तरह प्रॉफिट्स नहीं देते रहे। ठीक है बच्चों, तो इस पे सिर्फ इतनी सी एग्जांपल है आपकी, और कितनी प्रैक्टिस चाहिए। माशाल्लाह से 294, 293, 292, 291, 290, सिर्फ 6 सफ़े, 7, सिर्फ 7 सफ़े की एग्जांपल है बच्चों। जी बिस्मा मैं ब्रेक देने लगी हूँ। जी अमार ब्रेक देने से पहले आखिरी पॉइंट आपको बता दूं, आखिरी पॉइंट अमार ये था कि अगर उसने कह दिया कि मैं पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हूं और जब उसने ऐलान कर दिया कि मैं पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हूं उसके बाद अगर कोई भी फर्म के ऊपर कोई केस करता है तो ये पर्सनली लायबल नहीं होगा। ठीक है, और ये केस कर सकता है बाकी पार्टनर्स के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स के लिए। इससे ऊपर वाला ये है कि जब ये पार्टनर अगर ये कह देगा मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ तो ये पर्सनली लायबल होगा आइंदा से, और इसको उतना हिस्सा मिलेगा जितना इसके जितना एज अ माइनर इसके पास था, यानी जितना हिस्सा अभी तक इसका बन चुका है फर्म के अंदर उतना ही हिस्से से ये कंटिन्यू करेगा आगे, अनलेस के ये और हिस्सा डालना चाहे। अगर और डालना चाहता है तो और हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं डालना चाहता तो जितना भी हिस्सा इसका अभी तक था उतनी प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आप पे मुझे सख्त तरस शदीद किस्म का तरस आ रहा है, तो जो ऊपर होल्डिंग आउट वाले 2 पॉइंट्स हैं ये कल आपने मुझे याद कराना है। ये रिटायरिंग पार्टनर और माइनर वाला ये आपको कल पढ़ाने हैं, और ये टॉपिक आई होप कि आज माइनर वाला आपको याद आप कर लेंगे। इसकी एग्जांपल्स आप बेशक ना पढ़िए कि 6 सफ़े की एग्जांपल्स हैं, ये कल आपको मैंने क्लास में पढ़ाकर फिर आपको पास पेपर्स कराने हैं। ठीक है, नहीं बिस्मा तरस आ रहा है लेकिन इतना तरस नहीं आ रहा, जैसे आमिर और बाकिर को सिर्फ इतना तरस आ रहा था कि इन्होंने पार्टनर बना दिया लेकिन अपना हिस्सा उसके नाम नहीं कर दिया। ठीक है, तो इतना तरस नहीं आ रहा कि मैं आपका पेपर देने के लिए भी मैं तैयारी करना शुरू कर दूं। चलें जी अब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।